Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next book Indian Economic Development. आज हम स्टार्ट करेंगे क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी कितनी यूनिट्स थी? 4 यूनिट्स थी जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये पहले 11th क्लास का टॉपिक था जो इस ईयर लास्ट ईयर ही क्या किया है 12th के अंदर मर्ज कर दिया गया है. और ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट ये हमें ये बताएगी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका जो विकास है वो कैसा था. मतलब कि हम ये कहें प्री इंडिपेंडेंस कैसा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा है. मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले हम कैसे थे और इंडिपेंडेंस के बाद आज हम कैसे हैं. और वो जो हमारे आसपास का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो कैसा है. हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर्स है. प्री इंडिपेंडेंस कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा है. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स हैं. हमारे 5 ईयर प्लान्स आएंगे, इसके अंदर प्लानिंग्स आएंगी. दूसरा कि जो हमारा कंपैरेटिव लुक्स है वो हमारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा. तो हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और चैप्टर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मींस इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी हमें स्टडी करनी है. कैसी स्टडी थी, क्या था, वो सारा स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम ऐसा क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री क्या थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी या कॉलोनियल कंट्री थी. इट मींस जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो दो कंट्रीज होती हैं उनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है वो सारे सेम होते हैं. बट एक कंट्री के ऊपर रूल्ड करने वाली कोई अनदर कंट्री होती है. जैसे कि इंडिया के ऊपर रूल्ड किसने किया था, शासन किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था. तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी को बिफोर इंडिपेंडेंस क्या माना जाता था, एक कॉलोनियल कंट्री या कॉलोनियल इकोनॉमी माना जाता था. क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, पॉलिसीज थी, जो प्रोग्राम्स थे वो सभी किसके थे, ब्रिटिशर्स के. ब्रिटिशर जो चाहते थे वो हमारी कंट्री में होता था, जो हम चाहते थे वो हमारी कंट्री में नहीं होता था. अब हमें करना है कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिश रूल्स है उसका ओरिजिन मतलब कि कहां से उसका जन्म हुआ, ब्रिटिशर कब हमारी कंट्री में आए और कैसे आए. कहते हैं द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. जो इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर थे उनका फाउंडेशन हुआ था वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी. जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया. प्लासी फाउंडेन 1757 मतलब 1757 की जो भी क्या थी क्रांति थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम हम ब्रिटिशर्स के क्या हो गए थे, रूल उनके अधीन हो गए थे. ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया था, शासन किया था. 1757 में ब्रिटिशर्स आए थे और यहाँ से गए कब थे, 1947. ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर 200 साल तक शासन किया. ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर 200 साल शासन किया और इन 200 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स कुछ पॉजिटिव थिंग्स हमें देकर भी गए हैं और कुछ नेगेटिव भी हमारे लिए, कुछ हमारी कंट्री को कंप्लीटली वो टिका करके डिस्ट्रॉयड भी कर गए. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स केवल हमारा उन्हें नुकसान ही किया, कुछ उनकी देन भी है. जैसे कि आज हम रेलवे का यूज करें, इंडियन रेलवे है, वो इंडियन रेलवे किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की देन है. जो लॉ ऑर्डर, डिफेंस, जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसको सर्विसेज जो हम ले रहे हैं पीसफुल एनवायरनमेंट की, वो कंप्लीट सर्विसेज कौन देकर गया है, वो ब्रिटिशर्स देकर गए हैं. आज जो मनी का यूज करते हैं तो ये मनी जो मॉनेटरी एक्सचेंज है ये भी किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की ही देन है. इवन हम ये कहें कि जो हमारा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, आज हम एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल पर्पस से भी यूज करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से भी यूज करते हैं. ये सब किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की.
बट ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को क्या किया था, एक्सप्लॉइट भी किया था, क्योंकि यहाँ पर कहीं उन्होंने जमींदारी सिस्टम्स को लागू कर दिया, लोगों से टैक्स लेने लग गए थे। दूसरा जो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स था कि जो हमारे पास स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने क्या बिल्कुल क्या कर दिया, कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज ले आए। दूसरा हमारी कंट्री से क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते अपनी कंट्री में और वहां से फिर फाइनल गुड्स बनाकर हमारी कंट्री में क्या करते उसे हाई रेट के ऊपर सेल कर देते थे और हमें क्या बाउंड किया जाता था, हमें वहां प्रेशराइज किया जाता था कि आप केवल क्या करोगे, जो ब्रिटिशर्स कंपनी का जो प्रोडक्ट आप उसी को परचेज करोगे। इवन इंडिया की मार्केट के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट की, ब्रिटेन प्रोडक्ट की क्या बना दी, मार्केट बना दी। मार्केट वो इंडिया की मार्केट थी बट उसके अंदर प्रोडक्ट कंप्लीट किसके थे, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट होते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को क्या किया था, एक्सपोर्टेशंस भी किया था, कुछ पॉजिटिविटी भी थी उनकी। तो आज हम सबके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन कि ब्रिटिशर्स क्या देकर गए और क्या हमसे यहाँ से ले गए हैं। तो यार बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स रूल्स, जो ब्रिटिशर्स रूल्स थे उनके बेसिक पर्पस क्या थे, किस पर्पस से आया था। ब्रिटिशर्स यूज इंडियन इकोनॉमी, देखो उन्होंने एज जनरली जो ब्रिटिशर्स रूल्ड है वो क्यों लागू किया था इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह क्या किया था, यूज किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। उन्हें पता था कि जो इंडिया है, इंडिया के पास वो रिसोर्सेज है जो ब्रिटिशर्स के पास नहीं थे और उन रिसोर्सेज से ब्रिटिशर्स का क्या हो सकता था, ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट हो सकता था। तो उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज किया था, फीड कराने वाली, कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंडिया से हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता था, जूट का प्रोडक्शन किया जाता, बट जो कॉटन और जूट की टेक्सटाइल्स मिल थी, जो जूट और कॉटन की आती इंडस्ट्रीज थी, वो एस्टेब्लिश कहाँ थी, ब्रिटेन में एस्टेब्लिश थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते, यहाँ से कॉटन जूट उसको एक्सपोर्ट करते, अपनी कंट्री में उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते और फाइनल प्रोडक्ट बनाकर हमारी कंट्री में ही, इंडिया के अंदर ही क्या करते थे, वो सेल करते। इससे क्या हुआ, देखो उन्होंने एक्सपोर्ट क्या कह दिया हमसे कि आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो हम ये खुश हो जाते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा, हम सेल ज्यादा कर रहे हैं। बट जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था और रॉ मटेरियल भी चीप रेट के ऊपर, मतलब बहुत सस्ता रॉ मटेरियल होता था। और जबकि जो फाइनल प्रोडक्ट जो वहां से फाइनल गुड्स लेते थे उसके रेट कैसे होते थे, हाई, इंपोर्ट कम कर दिया, एक्सपोर्ट ज्यादा। एक साइड तो इंडियंस को क्या कर दिया, खुश कर दिया, हैप्पी कर दिया कि आपका एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, इंपोर्ट कम करते हो। बट अगर जब हमने उसकी कॉस्ट देखी, कॉस्ट बेनिफिट देखा, तो हमारी कॉस्ट, हमारी जो लागत आती थी वो बहुत कम थी और जिसको हम इंपोर्ट करते थे वो बहुत ज्यादा होता था, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉलोनियल इकोनॉमी बनती चली गई, उसको कंप्लीटली डिपेंड हो गई, ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गई। और दूसरा उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम अपनाया था उन्होंने, जो ऑनर ऑफ द लैंड थे उनको जमींदार बना दिया और जो टीलर्स थे, जो मजदूर उन फील्ड के अंदर काम करते थे, उनका एक्सपोर्टेशन किया जाता था बाय द जमींदार एंड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस टाइप से उन्होंने मतलब हमारे अंदर ही क्या कर दिया था, फूट डाली थी। उनका एक मेन रीजन ही ये था कि फूट डालो और राज करो, कि इंडियंस के बीच में ही फूट डालना, मतलब कि जमींदार्स को फोर्स किया कि आप क्या कीजिए, लैंड रेवेन्यू फिक्स कीजिए टीलर्स के ऊपर, हम भी लेंगे और आप भी लीजिए। तो लेकिन जो भी टीलर्स थे या फिर ओनर्स थे, दोनों इंडियंस थे, उनके बीच में क्या कर दी, कैसा गैप, एक गल्फ क्रिएट कर दिया, रिच का पुअर का, ये रिच है ये पुअर है। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्या किया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया था, ठीक है। और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी ही यूज किया कि ये केवल एक फीड कराने वाली, मतलब कि ये तो वो इकोनॉमी है जहां से रिसोर्सेज हमें मिलते रहेंगे और हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा। फिर है कि लॉ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल्स। जो कॉलोनियल रूल्स था, जो ब्रिटिशर रूल्स था, उसके अंडर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका लेवल कैसा था, लॉ लेवल था। कैसे, बिकॉज प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, जो उस टाइम इकोनॉमी थी वो कैसी थी, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, हम ये कहें कि एकदम स्टैग्नेंट इकोनॉमी, साइलेंट इकोनॉमी,
उसके अंदर थोड़ी सी भी वाइब्रेशन नहीं थी जिससे हमें ये लगे कि भाई हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने। प्रोस्पेरियस इकोनॉमी बनाई हुई थी कि उनका तो मेन पर्पस ये था कि केवल ब्रिटेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिया का डेवलपमेंट हो या ना। उन्हें पता था कि कुछ टाइम बाद हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है, कुछ टाइम बाद हमें यहाँ से निकलना है। और तो हमें क्या करना है, जितना हो सके इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको अपनी साइड क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए। फिर है सेकंड एग्रेरियन इकोनॉमी। जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कहाँ पर स्थगित हो गई थी कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी ही बन गई थी कि केवल इंडिया के पास सबसे जो मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, हम ये कहें कि किसी भी चीज का जो सोर्स था वो किसका था, एग्रीन का था। मतलब कि लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी उस टाइम हमारा इतना बेटर अच्छा नहीं था कि कंप्लीट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, तो एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा आउटपुट आए। उस टाइम जो प्रोजिशंस थी हमारी, जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। लो प्रोडक्टिविटी का मींस होता है कि लो प्रोडक्शंस ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, लो प्रोडक्शंस पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हम एक हेक्टेयर लैंड के अकॉर्डिंग सोचें तो प्रोडक्शंस कैसा होता था, बहुत ही कम प्रोडक्शंस होता था। थर्ड है कि वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और उस टाइम क्या थी, कुछ बहुत जानी मानी क्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। उस टाइम क्या थी, जानी मानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। इट मीन जो इंडिया था, इंडिया तो कंप्लीटली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड था क्योंकि उसके पास कोई भी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मशीनरी के थ्रू क्या किया जा सके, प्रोडक्शंस किया जा सके। तो ये था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और इकोनॉमी कैसी, सेमी फ्यूडल, मतलब कि कंप्लीटली कंट्रोल किसका था, यहाँ पे जो सेंट्रल रोल था वो था ब्रिटिशर्स का। सेकेंडरी रोल किसको दिया गया था, इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया था। बट वो सेकेंडरी रोल था, जरूरत होती तभी उससे पूछा जाता था, अदरवाइज उससे कोई भी परमिशन नहीं ली जाती थी। तो कैसा था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी उस टाइम। अब है हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। उस टाइम जो नेशनल इनकम थी वो कैसी थी, बिल्कुल लो थी। एंड पर कैपिटा इनकम इज आल्सो लो। जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कैसी थी, लो। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये कह रहा है कि द इकोनॉमिक कंडीशंस, जो इकोनॉमिक कंडीशन है ऑफ अ नेशन, किसी एक नेशन की, कैन बी जज, मतलब जज की जा सकती है विद द डाटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को जानना है, किसको जानना है, इकोनॉमिक कंडीशंस को जानना है, तो आपके लिए जरूरी कि सबसे पहले आप क्या जानो कि उस कंट्री की जो नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है। नेशनल इनकम तो क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। उस कंट्री के जितनी भी नॉर्मल रेजिडेंट है उनके द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम का टोटल क्या होता है, नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन है उसको नेशनल इनकम से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। इससे ये पता चल जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। और जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होती है उतनी वो कंट्री क्या होती है, मोस्ट डेवलप होती है। जो कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही ज्यादा लो है। ये कहते हैं कि हाउएवर, जबकि नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो क्या नहीं थी, वो सफिशिएंट नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि जो क्या कर सकती थी, नेशनल इनकम को अटेम्प्ट कर सकती। मतलब उसके पास कोई ऐसे सोर्स ही नहीं थे जिससे वो इंडिया की नेशनल इनकम का पता लगा पाए। सेकंड है, सम इंडिविजुअल वर मेड बाय एक्सपर्ट। कुछ इंडिविजुअल पर्सन थे जो क्या थे, एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या किया गया था, लाइक दादा भाई नेहरू। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट जो हमारी नेशनल इनकम थी उसको फर्स्ट टाइम किसने एस्टिमेट किया, किसने अटेम्प्ट किया, तो ना क्या आता है, दादा भाई नेहरू जी का नाम ही आता है। दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले क्या किया था, नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। सेकंड है विलियम डिगबई, जो विलियम डिगबई थे।
पिंगले, सिरास, फिर उसके बाद वीके आरवी राव, आरसी देसाई, बट ऑल दीज एस्टिमेट प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंसी। देखो सभी ने क्या किया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट तो किया, बट सभी ने जो प्रोड्यूस किया, सबने क्या प्रोड्यूस कर दिया था साथ साथ, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंसी। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब है कि वाद विवाद चल रहे थे, और इनकंसिस्टेंसी मतलब नेशनल इनकम में इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं थी, यही नहीं पता लगातार कि कितनी नेशनल इनकम करनी है, कितने साल की लेनी है, या फिर किस किस को ऐड करना, कुछ भी नहीं पता था। किसी ने किसी के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम कैलकुलेट की, अपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग सभी ने क्या किया, नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। ये कह रहा है कि हाउएवर, जबकि एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव, जो डॉक्टर राव थे, कौन से, वीके आरवी राव थे, और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। जो वीके आरवी राव थे, उन्होंने फिर भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट के साथ पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया था। एंड कंट्रीज ग्रोथ, जो कंट्री की जो ग्रोथ है ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, जो एग्रीगेट रियल आउटपुट है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, जो 20th सेंचुरी का क्या था, फर्स्ट हाफ के अंदर वाज लेस देन 2%, जो 2% से कैसी थी, कम थी, बहुत कम थी। एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, कह रहे हैं कि 2% उन्होंने क्या किया था, 2% होनी चाहिए, बट वो केवल कितनी थी, 0.5% ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया था। तो आज हमने इसमें केवल एक इंट्रोडक्शन सी किया है कि ओरिजिन कैसे हुआ ब्रिटिश रूल्स का, उसके बाद पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल्स का इंडिया में आने का, एज उन्होंने फीडर इकोनॉमी की तरह यूज किया, इसलिए पर्पस था, और जो हमारा लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंडर कॉलोनियल रूल्स कैसा था, उसके बाद लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को आज हमने स्टडी किया है। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए तो इसमें बन जाता है कि कौन से फाउट, मतलब कौन सी लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स का ओरिजिन हुआ था, तो प्लासी की फाउट हुआ था 1757 में, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इसमें से। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कैसे यूज किया था, एज अ फीडर इकोनॉमी उन्होंने यूज किया। थर्ड, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अंडर कॉलोनियल रूल्स कैसा था, तो ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट किसने किया था, मैंने भी बताया दादा भाई नेहरू ने अटेम्प्ट किया था। दूसरा, अगर इनमें से ऑप्शंस में से और भी नेम आ जाते हैं, कोई एक सिंगल नेम आ जाए, उसको टिक कर सकते हो। फिर उसके बाद की इसमें जो वेरी सिग्निफिकेंट के साथ पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को किसने किया, डॉक्टर राव ने किया था। ये उस टाइम जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, 0.5 थी, एस्टिमेट की गई थी 2%, बट केवल कितनी थी ग्रोथ पर कैपिटा, केवल 0.5% थी। क्लियर हो गया सभी को।